Good morning, Shruti. Welcome, Adesh. तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज की ये जो स्पेशल क्लास है, वेलकम शाजिया, ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। गुड मॉर्निंग शाजिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग अगर देखोगे, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही तरीके से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा भी गया था। इस टॉपिक पर सवाल हमसे पूछा गया था कि महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, और उसी सवाल का दूसरा भाग था कि पेंजिया के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें। सो व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्रेजेंट एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ पेंजिया, ये हमारा क्वेश्चन था जो यूपीएससी मेंस में हमसे पूछा गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, शुरू करते हैं इसके डिस्कशन को गाइस हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू देता हूं। जैसे अगर हम बात भूगोल की करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की करते हैं, और भूगोल में अगर पॉइंट आता है कि जो हमारे महाद्वीप हैं, और महाद्वीपों के अलावा जो हमारे महासागर हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, तो महाद्वीपों और महासागरों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, वितरण, ठीक, तो इस वितरण को लेकर के दो तरीके के मत हैं, व्यूज हैं। एक मत है जिसको हम लोग बोलते हैं स्थायित्व, ठीक है, स्थायित्व, परमानेंसी। और दूसरा मत है जिसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन, यानी कि ड्रिफ्ट। विस्थापन यानी कि ड्रिफ्ट। देखिए, मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि जैसे आप लोग अगर इस मैप को, इस स्लाइड को देखें, तो इस स्लाइड में आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। और इस वर्ल्ड मैप में आप लोग देख रहे हो कि हमारे ये जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा उत्तर अमेरिका है, ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका है, ये हमारा यूरोप हो गया, यूरोप के अलावा हम देखें ये एशिया है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण में अगर आप देखोगे तो अंटार्कटिका है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि आज आप लोग एक चीज यहां पर नोटिस कर रहे हो कि इस मैप के ऊपर हर एक महाद्वीप की अपनी विशिष्ट स्थिति है। गुड मॉर्निंग श्रुति। हर महाद्वीप की, हर कॉन्टिनेंट, हर स्थलखंड की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, पोजीशन है, विशिष्ट स्थिति। अब भूगोल में सवाल ये आता है कि क्या ये सारे के सारे स्थलखंड आज जहां पर हैं, ये हमेशा से इसी जगह पर बने रहे, या इनकी अवस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है? समझ रहे हो बात को?
यानी कि ये जो उत्तर अमेरिका आज हमें इस जगह पर मिल रहा है, क्या ये हमेशा से यहीं पर रहा, या इसकी स्थिति में, इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन हुआ, कोई चेंज हुआ? ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें भूगोल में ढूंढना होता है। तो जब हम इस उत्तर की खोज करते हैं, जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, तो हमें पता चलता है कि भूगोल में इस सवाल के दो जवाब हैं। एक है स्थायित्व और दूसरा है विस्थापन। देखिए, स्थायित्व की अगर आप बात करोगे, परमानेंसी की अगर आप बात करोगे, तो परमानेंसी या स्थायित्व का मतलब हो जाएगा कि अवस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। सीधी सी बात, कोई परिवर्तन नहीं। मतलब महाद्वीप आज जिस जगह पर है वो हमेशा से उसी जगह पर बने रहे। तो शुरू के जो भूगोलवेत्ता हैं वो ये मान करके चलते थे कि महाद्वीपों की अवस्थिति में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता, वो आज जहां पर है वो हमेशा से वहीं पर रहे। ठीक है। और जब हम विस्थापन की बात करते हैं, ड्रिफ्ट की बात करते हैं, तो विस्थापन में हमें क्या देखने को मिलता है कि परिवर्तन होता है। यानी कि महाद्वीपों की जो अवस्थिति है वो क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये दो विचार जो हैं वो भूगोल में चलते हैं जब हम महाद्वीपों और महासागरों के वितरण की बात करते हैं। अब देखिए, अगर आप स्थायित्व की बात करोगे तो ये जो विचार है ये अब अमान्य है ना। अब इस विचार को मतलब जो तार्किक लोग हैं वो तो एटलीस्ट नहीं मानते हैं कि महाद्वीप और महासागरीय द्रोणियां जो है वो अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। बल्कि ज्यादातर लोगों का जो मत है, ज्यादातर लोगों की जो सोच है वो ये है कि महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। ठीक। और इसी विस्थापन को लेकर के अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर लेकर के चलूं, आप लोग एक छोटी सी चीज यहां पर और जानिए कि आखिर ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि कॉन्टिनेंट्स खिसकते हैं, महाद्वीप विस्थापित होते हैं, ये विचार आता कहां से, है ना। तो इसको एक चीज समझिए कि कई सारे विद्वानों ने यह बताया कि हमारी पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास रहा है, उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के दौरान जो महाद्वीप थे, महाद्वीप आपस में जुड़े थे। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कुछ स्कॉलर्स को, कुछ विद्वानों को ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय था पृथ्वी की हिस्ट्री का, पृथ्वी के इतिहास का, जिस समय जो महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। इसी बात को वेगनर भी कहते हैं। आप लोगों ने पेंजिया के बारे में सुना होगा, है ना। पेंजिया की बात आती है। तो ये जो महाद्वीपों के आपस में जुड़ाव का विचार है, ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वेगनर ने दिया, बल्कि इससे पहले अगर आप देखोगे तो हम देखते हैं 1596, 1596, 1596 में नाम आता है अब्राहम ऑर्टेलियस का। ठीक है। अब्राहम ऑर्टेलियस, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया,
इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जब हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो उन महाद्वीपों की तट रेखाओं में समानता है। महाद्वीपों की तट रेखाओं में समानता है। कैसे? क्या मतलब है कि महाद्वीपों की तट रेखाओं में समानता है? आप यहां पर देखिए, ये जो हमारा मैप है, अगर हम इस मैप को देखें ध्यान से, आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो अटलांटिक महासागर का पश्चिमी किनारा है और यहां पर ये जो अटलांटिक महासागर का पूर्वी किनारा है, इनको देखने पर लगता है कि अगर हम इन तटों को एक दूसरे के समीप लेकर के आए तो ये आपस में क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। यानी कि आप क्या बोलोगे कि यहां पर महाद्वीपों की जो तट रेखाएं हैं उनके बीच में संरचनात्मक समानता है। और इस समानता की बात जो है वो सबसे पहले कौन करता है? तो सबसे पहले चर्चा होती है 1596 में, और किसके द्वारा? अब्राहम ऑर्टेलियस के द्वारा। हाँ, ऑल्दो स्पेसिफिकली, है ना, विशिष्ट रूप से वो अटलांटिक महासागर का नाम नहीं लेते हैं, और ऐसा भी नहीं कि विशिष्ट रूप से बताते हैं कि अगर हम महाद्वीपों को पास में लेकर के आएंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि जब हम मैप को देखते हैं, जब हम मानचित्र को देखते हैं तो हमें लगता है कि महाद्वीपों की तटरेखाओं के बीच में समानता है। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1596 से, तो 1596 से आगे बढ़कर के हम लोग पहुंचते हैं 1620। 1620 में हमें कौन मिलता है? सर फ्रांसिस बेकन। ठीक है, सर फ्रांसिस बेकन का नाम आता है। अब सर फ्रांसिस बेकन हमें क्या बताते हैं? सर फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जो तट रेखाएं हैं, उन तट रेखाओं में हमें क्या प्राप्त होती है? समानता प्राप्त होती है। ये कौन बताता है? 1620 में सर फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं। ठीक है, मतलब एक बार फिर से मैप को देख करके समझिए आप लोग। ये है हमारा साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, और ये है अफ्रीका का पश्चिमी तट। तो फ्रांसिस बेकन ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो ये आपस में क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी संरचनात्मक समानता को कौन बताने का प्रयास करता है? सर फ्रांसिस बेकन बताने का प्रयास करते हैं। तो सर फ्रांसिस बेकन तक आप पहुंच गए 1620 में। फिर जब यहां से और आप आगे बढ़ते हो तो हम पहुंचते हैं 1858, 1858। 1858 में नाम आता है किसका? एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी का। एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी, एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी का महाद्वीपीय विस्थापन में अगर आप योगदान देखेंगे कि इनका क्या योगदान है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इनका कंट्रीब्यूशन हमें यह देखने को मिलता है कि इन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, यह दर्शाया कि जब महाद्वीप जुड़े थे, ठीक है, तब कैसे दिखाई देते थे। जिस पेंजिया की हम लोग बात करते हैं कि एक समय पर महाद्वीप जुड़े थे और जुड़ करके एक विशाल महाद्वीप बनाते थे, पेंजिया,
तो जब वो पेंजिया था तो वो किस प्रकार दिखाई देता था, ये सबसे पहले 1858 में किसने दर्शाने का प्रयास किया? एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी ने। तो 1858 में पेलेग्रिनी सबसे पहले दर्शाने का प्रयास करते हैं कि जब जो महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए थे तो वो किस प्रकार दिखाई देते थे। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम 1908 में पहुंचते हैं। 1908 1908 में नाम आता है फ्रैंक बी टेलर का। ठीक है, फ्रैंक बी टेलर क्या करते हैं? टेलर टेलर ने कई सारे ऐसे भूगर्भिक तथ्य प्रस्तुत किए, कई सारे ऐसे जियोलॉजिकल फैक्ट्स इन्होंने प्रेजेंट किए जिनकी व्याख्या आप तभी कर सकते हो जब आप महाद्वीपों को चलायमान मानोगे। यानी कि जब आप ये मान लोगे कि महाद्वीप जो है खिसकते हैं, तभी उन तथ्यों की व्याख्या हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बात सिर्फ अल्फ्रेड वेगनर की नहीं है, बल्कि बात है कि 1596 से ये विचार लोगों के दिमाग में चलता चला आ रहा है कि महाद्वीपों को देखने पर ऐसा लगता है कि महाद्वीप जो है वो आपस में जुड़े हुए। ठीक है, तो ये तो हमने देखा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं और अपने इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो हम लोग देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया। कब दिया? तो ये सिद्धांत आता है 1912 में। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कभी भी आपसे पूछा जाएगा कब दिया गया? 1912, 1912 में। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। बट फिर वही बात आती है कि वेगनर के दिमाग में ये थॉट, ये विचार आखिर आया कैसे कि सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे और फिर महाद्वीपों में क्या हुआ? विस्थापन हुआ, महाद्वीप खिसकते हैं। कोई ना कोई तो एक ट्रिगर पॉइंट रहा होगा, किसी ना किसी चीज ने तो इनको प्रेरित किया होगा जिससे ये ऐसा सोच पाए। तो अगर आप उस मूल बिंदु पर जाने का प्रयास करोगे तो हमें पता चलता है कि वेगनर ने पूरा जलवायविक अध्ययन किया, पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी। पूरा जलवायविक अध्ययन का सीधा सा मतलब यह होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो इतिहास रहा है, ठीक है, उस इतिहास के दौरान जलवायु परिवर्तन जो भी हुए हैं, यानी कि जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से लेकर के आज तक पृथ्वी पर जो भी जलवायु परिवर्तन हुए हैं, उन जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करना, उसको स्टडी करना क्या कहलाएगा? पूरा जलवायविक अध्ययन, पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वेगनर के दिमाग में ये जो विचार है, ये जो थॉट है, ये थॉट कहां से आती है? पूरा जलवायविक अध्ययन से आती है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। देखिए, जब आप बोल रहे हो ना कि भाई हमें पूरा जलवायविक अध्ययन करना है, या हम वेगनर की ही बात करें कि वेगनर जो है वो पूरा जलवायविक अध्ययन कर रहे थे, पृथ्वी का जो इतिहास रहा है उसमें कैसी जलवायु रही, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो सवाल ये आएगा कि ये अध्ययन होगा कैसे? भाई, आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन वर्ष पहले किस प्रकार की जलवायु थी, ये आप कैसे बताएंगे? आपके पास क्या तरीका है इस चीज को बताने का? तो देखिए,
आज से 200 मिलियन वर्ष पहले या 50 मिलियन वर्ष पहले किस प्रकार की जलवायु थी, इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका होता है जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों को पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि आज से 50 मिलियन वर्ष पहले की आपने चट्टानें ली, ठीक है, और फिर उन चट्टानों के अंदर आपने देखा कि भाई किस प्रकार के जीवाश्म मिल रहे हैं, फॉसिल्स कैसे मिल रहे हैं, और उन फॉसिल्स को स्टडी करके आपने ये निष्कर्ष निकाला कि उस प्रकार की या उस समय पर जो जलवायु रही होगी वो किस प्रकार की रही होगी, कैसी रही होगी। तो जो जलवायविक हिस्ट्री होती है, जो क्लाइमेटिक हिस्ट्री होती है, उस जलवायविक इतिहास का अध्ययन आप किसके आधार पर करते हो? जीवाश्मों के आधार पर करते हो, फॉसिल्स के बेसिस पर करते हो। अब सुनिए, वेगनर जो है जब अपना अध्ययन कर रहे थे तो वेगनर के साथ एक घटना होती है। क्या घटना होती है वेगनर के साथ? कि वेगनर ब्राजील, ठीक है, ब्राजील की जो अमेजन नदी द्रोणी है, उस अमेजन नदी द्रोणी में जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे थे। और जब ये वहां पर अध्ययन कर रहे थे तो यहां पर उन्हें ऐसे जीवाश्म मिले, ऐसे फॉसिल्स मिले जो बिलोंग करते थे ऐसी वनस्पति को जो कि ठंडे क्षेत्रों की वनस्पति है। अब ध्यान से सुनो, देखो एनोमैली क्या थी, विसंगति क्या थी, क्या घटना हुई। ये ब्राजील के अंदर अमेजन नदी द्रोणी में फॉसिल्स को स्टडी कर रहे थे, जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे थे, और वहां पर इन्हें ऐसे जीवाश्म मिल जाते हैं, ऐसे पौधों के जीवाश्म मिल जाते हैं जो ठंडी जलवायु के पौधे हैं। अब वेगनर सोचते हैं कि भाई ब्राजील विषुवतरेखीय जलवायु का देश है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहां की, और विषुवतरेखीय जलवायु का मतलब है कि ब्राजील की जलवायु, ब्राजील में मौसम पूरे साल कैसा बना रहता है? गर्म। तो कहते हैं अगर एक ऐसा देश है जहां पूरे साल मौसम गर्म बना रहता है तो वहां पर ठंडे क्षेत्रों की वनस्पति के जीवाश्म कैसे मिल सकते हैं? यह संभव कैसे है, पॉसिबल कैसे है? वेगनर इस चीज को सोचना शुरू करते हैं। अब देखो वेगनर क्या बताते हैं, मैं आपको मैप पर लेकर के चलता हूं जिससे कि आपको ज्यादा बढ़िया से बात जो है वो समझ में आएगी। ध्यान से सुनना। देखिए ये हमारे सामने है मैप। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये है अमेजन द्रोणी, अमेजन बेसिन, और आप सब लोग जानते हो कि यहां से होकर के निकलता है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। अब अल्फ्रेड वेगनर जब अपना अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें इस अमेजन द्रोणी में क्या प्राप्त होते हैं? फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म। कैसे फॉसिल्स? ऐसे फॉसिल्स, ऐसे पेड़ पौधों के जीवाश्म जो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आप देख रहे हैं, यहां के जो ठंडी जलवायु है, यहां के जो ठंडे क्षेत्र हैं, वहां पर जिन जो पेड़ पौधे हमें प्राप्त होते हैं, उस तरीके के पेड़ पौधों के जीवाश्म हमें कहां पर प्राप्त हुए? ब्राजील में। वेगनर बताते हैं। अब वेगनर कहते हैं कि ये संभव कैसे है भाई? ठंडी जलवायु के पौधे एक गर्म देश में कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो वेगनर कह रहे हैं दो ही संभावनाएं हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी वो ये बताते हैं कि या तो ये हो सकता है, जैसा कि परंपरागत रूप से सारे भूगोलवेत्ता मानते चले आए हैं, सारे के सारे जोग्राफर्स मानते चले आए हैं कि लैंड मासेस, स्थलखंड जो हैं वो अपनी जगह पर रुके रहते हैं, वो खिसकते नहीं है। तो कहते हैं मान लो अगर सारे के सारे लैंड मासेस रुके रहते हैं, खिसकते नहीं हैं, तब तो फिर ये होना चाहिए
कि जो जलवायविक क्षेत्र हैं, जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, वो शिफ्ट होंगे। फिर भाई, अगर दक्षिण अमेरिका हमेशा इक्वेटर पर ही रहा, तो फिर तो ये होना चाहिए ना कि इक्वेटर की जलवायु कभी ठंडी रही होगी। फिर इक्वेटर पर जलवायु कभी ठंडी रही होगी, तभी वहां पर इस प्रकार के पेड़ पौधों के जीवाश्म मिल सकते हैं। लेकिन वेगनर कहते हैं कि अगर हम ये सोच भी लें कि दक्षिण अमेरिका हमेशा इक्वेटर पर रहा, विषुवत रेखा पर रहा, तो हम ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसकी कैसे व्याख्या कर पाएंगे कि इक्वेटर पर कभी ठंडी जलवायु हो गई होगी? ये तो संभव ही नहीं है ना? तो वेगनर कहते हैं फिर इस बात की केवल एक व्याख्या हो सकती है, और वो व्याख्या ये हो सकती है कि जो दक्षिण अमेरिका, जो ब्राजील आज इक्वेटर पर है, आज विषुवत रेखा पर है, और जहां की जलवायु आज गर्म है, ये दक्षिण अमेरिका, ये ब्राजील कभी ठंडी जलवायु की तरफ खिसका होगा। समझ रहे हो? यानी कि पहले ये ठंडी जलवायु के क्षेत्रों में रहा होगा, और जब ये ठंडी जलवायु के क्षेत्रों में रहा होगा, तो यहां पर ठंडी जलवायु वाली वनस्पति उगी होगी, और उसके फॉसिल्स यहां पर बन गए होंगे। बाद में ये खिसक करके कहां पर आ गया होगा? बाद में ये खिसक करके इक्वेटर पर आ गया होगा। तो अल्फ्रेड वेगनर को ये सिद्धांत देने के लिए जो प्रेरणा मिलती है ना, वो प्रेरणा यहां से मिलती है जब वो ब्राजील की द्रोणी या अमेजन द्रोणी, जो कि एक गर्म जलवायु का क्षेत्र है, वहां पर ठंडी जलवायु के जीवाश्म उन्हें क्या होते हैं? मिल जाते हैं। ठंडी जलवायु के पेड़ पौधों के जीवाश्म उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। तो गाइस, जल्दी से आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए मुझे कि यहां तक जितनी बात मैंने आप लोगों को बताई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी लोगों को समझ में आया कि वेगनर ने ये सिद्धांत जो दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये क्यों दिया, है ना? कारण क्या था उसका? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको मैंने ये तो बता दिया कि वेगनर ने ये सिद्धांत दिया 1912 में, और किस आधार पर दिया? पूरा जलवायविक अध्ययन के आधार पर। और क्या था पूरा जलवायविक अध्ययन, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बात ये आती है कि वेगनर का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आधार क्या है, बेस क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में एक बड़ी सिंपल सी चीज बोली। उन्होंने ये बोला कि हमारी पृथ्वी का जो इतिहास रहा है ना, अर्थ की जो हिस्ट्री रही है, उस इतिहास के दौरान महाद्वीपों और महासागरीय द्रोणियों का वितरण, यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्तमान समय के वितरण प्रतिरूप से अलग था। सीधी बात, वेगनर क्या कह रहे हैं कि आज आप लोग जो महाद्वीपों और महासागरों का वितरण देखते हो ना, और कैसा वितरण है, तो ये आप लोग देख लीजिए। यहां पर ये मैप है आप लोगों के सामने। ये मैप आपको दिखा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका कहां है, दक्षिण अमेरिका कहां है, अफ्रीका कहां है, यूरोप कहां है, एशिया कहां है, ऑस्ट्रेलिया कहां है। ये मैप आपको दिखा रहा है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर कहां पर है। तो ये तो वर्तमान वितरण है ना, ये वर्तमान वितरण हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने है। वेगनर अपने सिद्धांत में बोल रहे हैं कि ये जो वर्तमान वितरण है, ये हमेशा से एक जैसा नहीं रहा। वेगनर कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, उस इतिहास के दौरान ये जो प्रतिरूप है, ये जो पैटर्न है, ये क्या हुआ? चेंज हुआ, यानी कि अलग था। तो अब बात आती कैसे अलग था, किस प्रकार से अलग था? तो जब हम
अलग होने की बात करते हैं तो यहां पर एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है। वेगनर कहते हैं अपने सिद्धांत में कि हमारी पृथ्वी के इतिहास का जो पैलियोजोइक कल्प रहा है, पैलियोजोइक कल्प, उसमें जो कार्बोनिफेरस शक था, कार्बोनिफेरस शक, उस समय पर क्या होता है, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे और आपस में जुड़ करके एक विशाल महाद्वीप पेंजिया का निर्माण करते थे। ये वेगनर कह रहे हैं अपने सिद्धांत में, पेंजिया था, एक विशाल महाद्वीप था। और कहते हैं वहीं दूसरी ओर सभी महासागर भी आपस में जुड़े थे और आपस में जुड़ करके एक विशाल महासागर बनाते थे, पैंथालासा। यानी कि वेगनर के सिद्धांत का आधार अगर आप देखिएगा तो आधार ये है कि ये बात कर रहे हैं पैलियोजोइक टाइम की। अब आप में से कुछ लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये पैलियोजोइक क्या है, ये कार्बोनिफेरस क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप लोगों की समस्या का समाधान इस स्लाइड पर है। ये आप लोग देख रहे हो, ये जो स्लाइड ये स्लाइड पूरी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना, पृथ्वी का पूरा जो इतिहास रहा है। इतिहास कब से शुरू होता है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन वर्ष पहले, इसी समय तो पृथ्वी बनी हमारी, और इतिहास वर्तमान तक चला आ रहा है। अब वेगनर किस समय की बात कर रहे हैं, वेगनर बात कर रहे हैं पैलियोजोइक इरा, और इसी इरा को हिंदी में क्या लिखते हैं, कल्प। तो पैलियोजोइक कल्प की बात कर रहे हैं ये। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो पैलियोजोइक कल्प कब से शुरू हो रहा है, 542 मिलियन वर्ष पहले से पैलियोजोइक कल्प शुरू हो जाता है। और कब तक चल करके आ रहा है ये, तो ये चल करके आ रहा है 251 मिलियन वर्ष पहले तक। तो वेगनर कह रहे हैं कि जो पैलियोजोइक कल्प था, पैलियोजोइक इरा था, इस समय पर महाद्वीप और महासागर आपस में जुड़े हुए थे और स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से बता रहे हैं कि पैलियोजोइक इरा के अंदर कई सारे पीरियड्स हैं, कई सारे शक हैं, जैसे कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविसियन है, सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है और पर्मियन है। तो वेगनर की जो कहानी शुरू होती है वो कार्बोनिफेरस से शुरू होती है। कह रहे हैं कि पैलियोजोइक कल्प का कार्बोनिफेरस शक, पैलियोजोइक इरा का कार्बोनिफेरस पीरियड, और कार्बोनिफेरस पीरियड कब से कब तक है, तो यहां पर देखो 359 मिलियन ईयर्स एगो से शुरू हो रहा है और कब तक चल करके आ रहा है, 299 मिलियन ईयर्स एगो तक। तो अगर आप सच में समझना चाहते हो कि वेगनर की थ्योरी की जो हिस्ट्री है वो कहां से शुरू होती है, तो ये स्लाइड आपको समझने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर हम वेगनर के सिद्धांत में चलें तो वेगनर ने अपने सिद्धांत का आधार क्या बनाया, वो कह रहे हैं कि पैलियोजोइक जो इरा था उसमें जो कार्बोनिफेरस पीरियड था, उस समय पर सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े थे और सारे के सारे महासागर भी आपस में जुड़े हुए थे। महाद्वीप आपस में जुड़ करके एक विशाल महाद्वीप बनाते थे जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है, और महासागर आपस में मिलकर के एक विशाल महासागर बनाते थे जिसका नाम था पैंथालासा। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा
कि कैसा था पेंजिया, या अगर सारे महाद्वीपों को आपस में हम जोड़ दें तो हमें पेंजिया किस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए एक और स्लाइड का यूज करते हैं यहां पर। ये देखिए, आप ये स्लाइड देख रहे हो यहां पर। इस स्लाइड में आप अगर देखेंगे तो आपको यहां पर ये जो एक लैंडमास दिखाई दे रहा है, ये जो एक स्थलखंड आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखो सारे के सारे कॉन्टिनेंट, सारे के सारे स्थलखंड जुड़े हुए हैं, इसी को क्या नाम दे रहे हैं हम? पेंजिया है। समझ गए? और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगा लोगे, है ना, ये देखिए ये वाला मैप है हमारे सामने। जरा सोचो कि अगर हम इन सारे के सारे लैंड मासेस को, इन सभी स्थल खंडों को आपस में जोड़ दें, तो अगर ये जुड़ जाएंगे तो महासागर तो अपने आप जुड़ जाएंगे आपस में। इसमें तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यही चीज आती है कि एक तरफ जहां पर सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़ करके पेंजिया बना लेते हैं, वहीं पर सारे के सारे महासागर भी आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? पेंथालस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पेंजिया और पेंथालासा की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अल्फ्रेड वेगनर दे रहे हैं अपने सिद्धांत में। अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि इनके सिद्धांत का आधार क्या है। तो आधार क्लियर हुआ, इनकी थ्योरी का बेस हम लोगों ने पढ़ लिया। बट अब फिर से एक वही चीज है कि वेगनर ने बोल दिया कि सारे के सारे लैंड मासेस एक समय पर जुड़े हुए थे, तो क्या हम मान लेंगे? भाई इन्होंने अपने सिद्धांत में बोल दिया, तो बस बोलने से क्या हम मान लेंगे? नहीं ना। सुनिए, देखो, ये जो बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? वेगनर अपने सिद्धांत में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं, महाद्वीप खिसकते हैं। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। अगर आप इनकी ये बात मान लेते हो कि हां, एक समय पर महाद्वीप जुड़े हुए थे, मान लेते हैं हम, और आज आपको पता है कि महाद्वीप अलग अलग हैं, तो अगर एक समय पर जुड़े थे और आज अलग अलग हैं, तो इनकी बात तो अपने आप प्रूव हो जाती है कि महाद्वीप खिसकते हैं। इन्हें तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है फिर। समझ आई बात? इसीलिए इस बात पर प्रश्न उठाना, इस बात को क्वेश्चन करना कि क्या सच में महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ये बहुत जरूरी चीज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को वेगनर भी समझते हैं और इसीलिए ये अपने सिद्धांत में कई सारे साक्ष्य देते हैं, कई सारे एविडेंसेस देते हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पर ये इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि हां, एक समय पर पेंजिया का अस्तित्व था। देखते हैं कौन कौन से साक्ष्य हैं, कौन कौन से एविडेंसेस प्रेजेंट करते हैं। देखो, अगर हम पेंजिया के समर्थन में साक्ष्यों की बात करें, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिन्होंने, जो वेगनर ने अपनी थ्योरी में, अपने सिद्धांत में दिया है। एक एक करके अगर हम इन सभी साक्ष्यों के बारे में बात करना शुरू करें, तो देखो सबसे पहला आता है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के बीच संरचनात्मक समानता। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के बीच संरचनात्मक समानता, और इसी को अंग्रेजी में आप लिखते हैं जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट क्या है? ये जिगसॉ फिट, देखिए जिगसॉ फिट एक सिंपल चीज है। क्या कहता है जिगसॉ फिट, वो आप लोगों को इस मैप से मैं समझाता हूं।
जिग्सॉ फिट ये कहता है कि अगर हम अटलांटिक ओशन के दोनों तटों को देखें, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों के दोनों तट एक ही ब्लॉक के, एक ही खंड के भाग हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, मोटे मोटे तौर पर, तो आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ लेकर के आए, और यूरोप को और अफ्रीका को पश्चिम की तरफ लेकर के जाएं, तो ये दोनों तट आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। इसी चीज को बोला गया जिगसॉ फिट। तो पहला साक्ष्य वेगनर जो अपनी थ्योरी में देते हैं, वेगनर जो अपने सिद्धांत में देते हैं, वो यही देते हैं कि अटलांटिक महासागर के अगर दोनों तटों को आप देखेंगे तो इनके बीच में संरचनात्मक समानता है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, जिसको देख करके लगता है कि इन्हें एक बार फिर से आपस में क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। ठीक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो पहला एविडेंस हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं जिगसॉ फिट। दूसरा क्या है? दूसरा आया शैल संबंधी तथा संरचनात्मक समानताएं। शैल संबंधी तथा संरचनात्मक समानताएं। अब ये क्या है? शैल संबंधी, अंग्रेजी में आप इनको लिख सकते हो लिथोलॉजिकल, और संरचनात्मक को आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल। ठीक है? तो लिथोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज की बात हो रही है। इस बात को समझाने के लिए भी मुझे मैप का सहारा लेना पड़ेगा, वहां से आप लोग जो है इस बात को अच्छे से समझोगे। देखो ध्यान से, ये जो मैप हमारे सामने लगा है, अगर हम इस मैप को देखें, ये है नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका। आप सब लोग जानते हो उत्तर अमेरिका का ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी किनारा, यहां पर हमें पर्वत मिलता है, अपलेशियन पर्वत मिलता है, अपलेशियन पर्वत। फिर आप देखोगे ये जो हमारा यूरोप है, यूरोप के पश्चिमी किनारे पर अगर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, पेनाइन वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक। अब अगर हम इस पर्वत की बात करें और इन पर्वतों की बात करें, तो आज इन पर्वतों के बीच में पूरा का पूरा एक महासागर स्थित है, एक पूरा का पूरा ओशन है। आज ये पर्वत एक दूसरे से कई हजार किलोमीटर की दूरी पर है, समझ रहे हो, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगर दो पर्वत एकदम अलग अलग क्षेत्रों में हैं, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये उम्मीद कर सकते हो कि इन दोनों पर्वतों में जो चट्टानें होंगी उनमें समानता होगी, इन दोनों पर्वतों में जो संरचनाएं होंगी उनमें समानता होगी? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि ये दोनों पर्वत तो एकदम अलग अलग क्षेत्रों में हैं। लेकिन वेगनर क्या कहते हैं? वेगनर ये कहते हैं कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर जो पर्वत मिलते हैं और यूरोप के पश्चिमी तट पर जो पर्वत मिलते हैं, इन पर्वतों की चट्टानों में और इन पर्वतों की संरचनाओं में समानताएं हैं। तो अब सवाल यह आता है कि ये समानताएं कैसे हो सकती हैं? कारण क्या हो सकता है इसका? तो अब देखो, कारण की बात ये आती है, आवाज कट रही है रवि, आप क्लास को रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, क्लास को रिफ्रेश कर लोगे तो आवाज ठीक हो जाएगी, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू होगा आपका। हाँ, तो अब सुनो क्या बताया
उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्राप्त होने वाले पर्वतों में समानताएं हैं। कैसी समानताएं? चट्टानों में समानताएं हैं, संरचनाओं में समानताएं। अब ये समानताएं कब हो सकती हैं? देखो, होने को तो बिल्कुल हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, लेकिन ये तभी संभव है जब इन पर्वतों का निर्माण एक ही क्षेत्र में हुआ हो, एक ही प्रकार की चट्टानों से हुआ हो और एक ही प्रक्रिया से हुआ। लॉजिकल है ना भाई? अगर दो अलग अलग क्षेत्रों के पर्वतों को आप देख रहे हो, चट्टानें एक जैसी हैं, संरचनाएं एक जैसी हैं, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये मात्र एक संयोग तो नहीं है, बल्कि है ये कि जब ये पर्वत बने होंगे तो दोनों क्षेत्रों के पर्वतों का निर्माण एक ही जगह पर हुआ होगा, एक ही जैसी चट्टानों से हुआ होगा, एक ही प्रक्रिया से हुआ होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल दो अलग अलग क्षेत्रों के पर्वत जो हैं वो एक जैसे हो सकते हैं। अब यही चीज यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि हम उत्तर अमेरिका को खिसका करके लाएंगे पूर्व की तरफ और अटलांटिक महासागर समाप्त हो जाएगा, तो जब आप उत्तर अमेरिका को खिसका के ले आओगे यहां यूरोप की तरफ, तो ये जो पर्वत है और ये जो पर्वत है, ये दोनों एक ही क्षेत्र में आ जाएंगे कि नहीं? और अगर ये दोनों एक ही क्षेत्र में आ जाएंगे, अब जरा सोचो कि अब इन पर्वतों का निर्माण हो एक जैसी चट्टानों से, एक जैसी प्रक्रिया से, और जब ये बन जाएं तब ये दोनों के दोनों स्थलखंड एक दूसरे से अलग हो जाएं। समझे? तो इससे हमें पता चलता है कि जब ये पर्वत बने थे तब उत्तर अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे, ठीक? और क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे, इसीलिए हमें संरचनात्मक समानताएं मिलती हैं और शैल संबंधी समानताएं मिलती हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहां तक। अब अगला एविडेंस क्या है? अगला साक्ष्य हमें क्या मिलता है? जीवाश्मीय समानताएं। जीवाश्मीय समानताएं यानी कि फॉसिल्स की सिमिलैरिटी। लेकिन इसको समझाने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। देखो, वैगनर का सिद्धांत ये कहता है कि हमारी जो पेंजिया है, जब इस पेंजिया का विखंडन हुआ, यानी कि जब पेंजिया टूटी, तो पेंजिया के टूटने पर, पेंजिया के विखंडन होने पर दो चीजें बनी। एक अंगारा लैंड, ठीक है, और दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक, दो भागों का निर्माण हुआ। जब पेंजिया टूटता है, जब पेंजिया का विखंडन होता है, तो एक बनता है अंगारा लैंड और दूसरा बनता है गोंडवाना लैंड। अब ये है क्या? अंगारा लैंड क्या है? आप बस इतना सोचिए कि अगर आज हम उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड के साथ यूरोप और यूरोप के साथ एशिया, अगर इन सारे के सारे स्थलखंडों को हम आज जोड़ दें, तब जो स्थलखंड बनेगा, तब जो लैंडमास बनेगा, वो क्या कहलाएगा? अंगारा लैंड कहलाएगा। और फिर गोंडवाना लैंड क्या होगा? तो गोंडवाना लैंड हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका, इसके अलावा मेडागास्कर, मेडागास्कर के अलावा पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अंटार्कटिका।
तो अगर आज हम दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सब को अगर आपस में जोड़ देते हैं, तब जो स्थलखंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? गोंडवाना लैंड कहलाएगा। अब यहीं से बिंदु समझो आप लोग। मैंने आपको बताया गोंडवाना लैंड के जो हिस्से हैं, जो भाग हैं, वो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, हेलो श्रेया, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जब गोंडवाना लैंड टूटता है तो ये सब बनते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या इन सब की जलवायु आज एक जैसी है? क्या लगता है, यस और नो? बताइए, क्या इन सभी स्थल खंडों की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, क्या वो एक जैसी है? बता सकते हैं आप लोग? इतना तो आपको अंदाजा होगा कि अगर हम अपने प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु की तुलना कर दें अंटार्कटिका से, तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों की जलवायु एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है, एकदम डिफरेंट है। अब अगर आपसे कोई बोले, आपको ये तो पता है कि इन सबकी जलवायु अलग अलग है, क्लाइमेट डिफरेंट है, लेकिन अब अगर आपसे कोई बोले कि इन सभी क्षेत्रों में एक ही प्रकार की वनस्पति और एक ही प्रकार के जीव जंतुओं, एनिमल्स के फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, तो आप सब लोग एक चीज तो जानते होंगे कि जलवायु जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु इस चीज का निर्धारण करती है कि किसी क्षेत्र में वनस्पति कैसी होगी, पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, और पेड़ पौधे इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी क्षेत्र में जीव कैसे मिलेंगे। ठीक? तो अगर आपसे कोई कहता है कि एक समय पर इन सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की वनस्पति और एक प्रकार के जीव जंतु मिलते थे, तो इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम? अगर इन सभी क्षेत्रों में कभी पृथ्वी के इतिहास के दौरान कभी एक जैसी वनस्पति मिलती थी, एक जैसे जीव जंतु मिलते थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन सब की जलवायु एक समय पर लगभग लगभग समान रही होगी। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं भी रही होगी तो लगभग लगभग एक जैसी रही होगी। और अगर हम बोल रहे हैं कि इन सबकी जलवायु लगभग लगभग एक जैसी रही होगी, तो आप जरा इस मैप को देख के बताओ। आज दक्षिण अमेरिका यहां है, अफ्रीका यहां है, प्रायद्वीपीय भारत इधर है, मेडागास्कर यहां, ऑस्ट्रेलिया यहां, और आपका अंटार्कटिका और यहां पर दक्षिण में है। आज आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे महाद्वीप, सारे के सारे स्थलखंड अलग अलग जगह पर हैं। क्या इन सबकी जलवायु एक जैसी हो सकती है? नॉट पॉसिबल। भूगोल सिंपल तरीके से बोलता है कि अगर स्थलखंड अलग अलग अक्षांशों पर हैं, अलग अलग लैटिट्यूड्स पर हैं, तो उनकी जलवायु बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती, संभव नहीं है वो। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक समय पर इन सब की जलवायु एक जैसी थी, साक्ष्य हैं हमारे पास, एविडेंसेस हैं हमारे पास, तो कैसे? इसका मतलब यही हुआ कि अगर इन सब की जलवायु एक समय पर एक जैसी थी, तो मतलब यही है कि ये सब आपस में जुड़े होंगे और ये सब के सब एक ही क्षेत्र में रहे होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि इनकी जलवायु सबकी एक जैसी रही हो। जैसे आप यहां पर देखिए, अब आप देख रहे हो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब जुड़े हुए हैं। और अगर ये सब जुड़े हुए हैं तो सबके सब एक ही क्षेत्र में हैं, और जब ये एक ही क्षेत्र में हैं तो इनकी जलवायु भी एक जैसी हो सकती है।
अगर जलवायु एक जैसी होगी तो पेड़ पौधे भी एक जैसे हो सकते हैं और जीव जंतु भी एक जैसे हो सकते हैं। तो ये हमें साक्ष्य जो है, ये हमें एविडेंस जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। क्या? देखो, एविडेंस हमें ये मिलता है कि जो गोंडवाना लैंड है उसके विभिन्न भागों में ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, ठीक, ठंडे क्षेत्रों की वनस्पति है ये। तो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति और मेजोसॉरस और लिस्ट्रोसॉरस सरीसृप रेप्टाइल्स, इनके जीवाश्म प्राप्त होते, यानी कि जितने भी हिस्से हैं, मेडागास्कर है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी जगहों पर ये जो वनस्पति है और ये जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके फॉसिल्स मिलते हैं हमें। और जो हमें ये बताते हैं कि अगर इन सभी क्षेत्रों में एक जैसा वेजिटेशन कभी रहा होगा तो वो तभी हो सकता है जब ये सब के सब आपस में जुड़े रहे हों और आपस में जुड़ करके ये एक स्थलखंड, एक लैंडमास बनाते रहे। ठीक है? तो ये हमने आज 3 एविडेंसेस जो हैं पेंजिया के सपोर्ट में देखे। कल की क्लास में देखो, अब इसके आगे इस थ्योरी में बचता क्या है? इसके आगे इस थ्योरी में बचता है कि आप पेंजिया के समर्थन में बाकी साक्ष्यों को देखें कि और कौन कौन से एविडेंसेस है। तो मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा इस पर। साक्ष्यों के अलावा और क्या चीज आ जाएगी इसमें? जैसे कल हम लोग एविडेंसेस में और क्या क्या देखेंगे कि हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, हिमानीकरण, ठीक है। और हम क्या देखेंगे? कोरल्स यानी कि प्रवालों से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। और यहां पर क्या बात होगी कि प्लेसर डिपॉजिट्स यानी कि प्लेसर निक्षेपों से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं हमें। प्लेसर डिपॉजिट से आप अलावा देखोगे तो लेमिंग्स, लेमिंग्स जीव मिलते हैं, उनसे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं जो ये बताते हैं कि हां, सारे स्थलखंड, सारे लैंड मासेस एक समय पर जुड़े हुए थे और पेंजिया का निर्माण करते थे। तो कल की क्लास में पहले तो मैं आपको ये सारे के सारे एविडेंसेस बताऊंगा, सारे के सारे साक्ष्य आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो पेंजिया थी, जो पेंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, विशाल महाद्वीप था, इस विशाल महाद्वीप का विखंडन कैसे हुआ? भाई, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा स्थलखंड अगर टूटा तो कैसे टूटा? क्या वजह थी? क्या रीजन था? तो विखंडन का कारण हम लोग समझेंगे और फिर हम ये भी समझेंगे कि विखंडन जब हुआ तो किस प्रकार हुआ, स्थलखंड किन किन दिशाओं में खिसके, है ना, और किस तरीके से वर्तमान जो प्रतिरूप है, जो वर्तमान वितरण है, वो बनकर के तैयार हुआ। और लास्ट में मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि ये जो सिद्धांत है हमारा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसकी आलोचना क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो आलोचना भी एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है? तो कल एक बार फिर आप लोगों की क्लास आएगी सुबह 11 बजे, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक दूसरी क्लास आप लोगों की आएगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर ही, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर ही। तो आप सब लोग कल की क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर ऐसा है तो आप लोग एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हो। तो कल ध्यान रखिएगा 11 बजे आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का पार्ट 2 आएगा। ठीक है? तो पार्ट 2 हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के इस क्लास को, आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और कल भी सेशन को ज्वाइन करना आप लोग भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।